Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 20 of Business Mathematics MTH 367. So today we will continue with the chapter number 12, which is transportation and assignment models. So today would be the last lecture of the linear programming and also the last lecture of the chapter number 12. So what we did in the last lecture is that we studied the solutions of transportation model, and the method we used was stepping stone algorithm. Today's topic. So today we will cover the section number 12.3. So we will start with a general form and assumptions of assignment model, and after that we will study the methods of solution to assignment model, and at the end we will study the Hungarian method. तो आज हम शुरू करेंगे जो जनरल फॉर्म और अजम्पशंस होती हैं असाइनमेंट मॉडल की, उससे जो कि सेक्शन नंबर 12.3 है बुक का। उसके बाद हम मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन स्टडी करेंगे असाइनमेंट मॉडल के लिए, और आखिर में हम एक मेथड स्टडी करेंगे इस सॉल्यूशन में जो कि हंगेरियन मेथड के नाम से जाना जाता है। सो द असाइनमेंट मॉडल एंड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन. So a special case of the transportation model is the assignment model. This model is appropriate in problems which involve the assignment of resources to tasks. For example, assign n persons to n different tasks or jobs. As the special structure of the transportation model allows for solution procedures which are more efficient than the simplex method, the structure of the assignment model allows for solution methods more efficient than the transportation method. तो बेसिकली जो हमारा असाइनमेंट मॉडल है ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का एक स्पेशल केस है। तो ये मॉडल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम मुख्तलिफ असाइनमेंट जो है वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज को देते हैं, यानी मुख्तलिफ रिसोर्सेज को हम मुख्तलिफ टास्क असाइन करें, तो वहाँ पे हमारे पास असाइनमेंट मॉडल बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का जो स्ट्रक्चर है तो उसकी मदद से हम कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं हमारे पास जो कि सिंपलेक्स मेथड से फास्टर, जिनकी मदद से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास असाइनमेंट मॉडल के लिए भी ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल से भी कम टाइम में, यानी जो मेथड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के लिए यूज़ होते हैं उससे भी कम टाइम में हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड हो सकता है। तो असाइनमेंट मॉडल इज़ रादर सिंपलर एंड अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. सो वी स्टार्ट विद जनरल फॉर्म एंड असम्पशंस, यानी असाइनमेंट मॉडल की जनरल फॉर्म क्या होगी और जो हम बुनियादी तौर पे अजम्पशंस करते हैं किसी भी मॉडल को, किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को स्टडी करने के लिए, वो क्या क्या होंगी। जैसे कि हमारे पास चंद अजम्पशंस थी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में, इसी तरह हमारे पास अजम्पशंस होंगी इस असाइनमेंट मॉडल में। द जनरल असाइनमेंट प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट ऑफ n रिसोर्सेज दैट इज़ ओरिजिन्स टू n टास्क्स विच इज़ डेस्टिनेशंस। तो असाइनमेंट का जो प्रॉब्लम होता है उसमें हम असाइन करते हैं n रिसोर्सेज को n टास्क, यानी हमारे पास n नंबर ऑफ ओरिजिन्स होते हैं और n नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस होती हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का। पहले ये है कि वहाँ पे हमारे पास m ओरिजिन्स और n असाइनमेंट्स थी, यानी n डेस्टिनेशंस थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज यानी ओरिजिन्स और नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस हमेशा बराबर होंगी। So typical examples of assignment problems include the assignment of salespersons to sales territories, airline crews to flights, ambulance unit to call for service, referees and official to sports event, and lawyers with a law firm to cases or clients. तो असाइनमेंट मॉडल की चंद बेसिक एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ क्रू की असाइनमेंट दी जाती है, इसी तरह मुख्तलिफ़ एम्बुलेंस यूनिट जो है उनको सर्विस की असाइनमेंट दी जाती है, इसी तरह सेल्स पर्सन को मुख्तलिफ़ सेल्स टेरिटरी में, यानी जहाँ पे उन्हें सेल करनी है वहाँ पे भेजा जाता है,
इसी तरह कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो तो उसके लिए रेफरीज और ऑफिशियल्स को असाइन किया जाता है, और इसी तरह अगर कोई लॉ फर्म हो तो वो वकीलों को हायर करती है कि अपने केसेस को डील करें और अपने क्लाइंट्स को डील करें। So the objective in making assignment can be one of minimization or maximization. For example, minimization of total time required to complete n tasks, or maximization of total profit from assigning salespersons to sales territories. तो असाइनमेंट मॉडल में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का भी हो सकता है या मिनिमाइजेशन का भी हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पे मिनिमाइजेशन में हम वो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फाइंड करना चाहते हैं जो कि एन टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम कुछ लोगों को असाइन करेंगे, या फिर मैक्सिमाइजेशन में हम टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं जो कि हमें हासिल होगा अगर हम मुख्तलिफ सेल्स पर्सन को मुख्तलिफ सेल्स टेरिटरीज में भेजेंगे। So the following assumptions are significant in formulating assignment models. तो जो मेन assumptions और जो बुनियादी मफरूज़े हैं वो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे। Assumption number 1. Each resource is assigned exclusively to one task. तो पहली assumption ये है कि हर जो हमारी सोर्स है वो सिर्फ एक टास्क के लिए असाइन होती है, यानी एक रिसोर्स ने एक ही टास्क पे काम करना है। सो दूसरी assumption 2, ईच टास्क इज असाइंड एग्जैक्टली वन रिसोर्स। हर एक टास्क को हम एक ही रिसोर्स असाइन करेंगे। सो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट के हमारे पास एक टास्क होगा तो उसको हम एक ही रिसोर्स असाइन करेंगे। Assumption 3, for purposes of solution, the number of resources available for assignment must equal the number of tasks to be performed. तो solution के लिए जो number of resources available हैं assignment के लिए वो जो number of tasks हमने अंजाम देने हैं उसके बराबर होना चाहिए। So these are the main 3 assumptions of assignment model. So now we consider the following. If xij is equal to two values 1 और 0, xij हमारा वेरिएबल है जो कि 1 और 0 के बराबर है। So it is when if a resource I is assigned to task j, and it is 0 if resource I is not assigned to task j. तो xij हमारे पास 1 के बराबर होगा अगर रिसोर्स I जो है उसको हमने टास्क j अंजाम देने के लिए असाइन किया हो, और अगर हम रिसोर्स I को टास्क j के लिए असाइन नहीं किया होगा तो इस वेरिएबल xij की वैल्यू 0 होगी। Cij is equal to objective function contribution if resource I is assigned to task j. तो Cij जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कंट्रीब्यूशन है अगर हम रिसोर्स I को टास्क j को असाइन करते हैं। n is the number of resources and number of tasks, क्योंकि नंबर ऑफ रिसोर्सेज और नंबर ऑफ टास्क बराबर होते हैं तो इसीलिए हम उन दोनों के लिए एक ही वेरिएबल n को यूज़ करते हैं। द जनरलाइज्ड असाइनमेंट मॉडल इज़ शोन एज फॉलोज। तो जो हमारा जनरलाइज्ड असाइनमेंट मॉडल है वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। सो दिस इज़ द जनरलाइज्ड असाइनमेंट मॉडल विच इज़ शोन इन दिस स्लाइड। तो असाइनमेंट मॉडल इन जनरल इस तरह से होगा कि आपके पास क्वेश्चन होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इज इक्वल टू c11 x11 प्लस c12 x12 एंड सो ऑन अप टू c1n xn, देन यू ऐड c21 x21 एंड सो ऑन यू कंटिन्यू अप टू cnn xnn। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स होंगे वो होंगे n स्क्वायर, subject to the conditions x11 plus x12 and so on up to x1n is equal to 1, क्योंकि हमने हर एक रिसोर्स जो है एक ही टास्क को असाइन की है। एंड सिमिलरली x21 plus x22 and so on sum x2n is equal to 1,
So there are n conditions which are corresponding to the assigning one resource to one task. Similarly हमारे पास x11 plus x21 and so on up to xn1 is equal to 1 है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर n+1 है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये ईच टास्क असाइंड टू वन रिसोर्स, यानी हर टास्क को हमने एक रिसोर्स को असाइन किया हुआ है। तो हर टास्क को हमने एक रिसोर्स को असाइन किया हुआ है, तो ये हमारे पास उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग n इक्वेशंस आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो होंगी वो होंगी 2n, क्योंकि n जो कंस्ट्रेंट होंगी वो असाइनमेंट ऑफ रिसोर्स टू टास्क होंगी और n जो कंस्ट्रेंट होंगी वो असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिसोर्स होंगी। And we know that xij is equal to 0 or 1 for all ij. अगर असाइनमेंट i असाइनमेंट j को रिसोर्स i असाइनमेंट j को असाइन हुई है तो xij 1 होगा, और अगर नहीं असाइन हुई तो xij 0 होगा। So this is the general form of the assignment model. So what are the noticeable things here? So notice for this model that the variables are restricted to the two values of 0, which is non-assignment of the resource, or 1, which is the assignment of resource. So this restriction on the values of the variables is quite different from the other linear programming models we have examined. So constraints 1 to n ensures that each resource is assigned to one task only, and constraints n+1 to n+n ensure that each task is assigned exactly to one resource. तो तमाम जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो 0 और 1 हैं। 0 तब होगी कि हमने असाइनमेंट उस रिसोर्स को ना दी हुई हो, और 1 होगी अगर हमने उस रिसोर्स को असाइनमेंट दी हुई हो। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी डिफरेंट है पिछले मॉडल से। पिछले मॉडल्स में हमारे पास वेरिएबल्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होते थे या लेस दैन इक्वल टू 0, और यूजुअली वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ लेते थे। सो द कंस्ट्रेंट्स 1 to n इंश्योर दैट ईच रिसोर्स, यानी जो 1 to n जो कंस्ट्रेंट है वो मेक श्योर करती है कि एक रिसोर्स को हमने एक टास्क दिया है, और जो कंस्ट्रेंट n+1 to n+1 ये श्योर करती है कि हमने हर एक जो टास्क है वो एक ही रिसोर्स को दिया है। सो अकॉर्डिंग टू assumption 3, द नंबर ऑफ रिसोर्सेज मस्ट इक्वल द नंबर ऑफ टास्क्स फॉर पर्पस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। This condition might have to be artificially imposed for a given problem. अब हो सकता है कि कहीं पे एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो आर्टिफिशियली आपने इस कंडीशन को इम्पोज करना है। Finally notice that all right hand side constants which are equivalent to si and dj values in the transportation model equal 1. जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमारे पास राइट हैंड साइड पे si और dj की वैल्यूज़ आती थी, तो यहाँ पे वो जो तमाम वैल्यूज़ हैं वो एक के ही बराबर हैं, यानी 1 है उनकी जगह पे। सो द सप्लाई ऑफ ईच सोर्स इज़ 1 यूनिट एंड डिमांड फॉर ईच टास्क इज़ 1 यूनिट। तो बेसिकली हमने एक ही यूनिट हर रिसोर्स से सप्लाई करना है, और जो हर टास्क पे डिमांड है वो भी एक यूनिट की है। सो लेट्स स्टडी द मोटिवेटिंग सिनेरियो फॉर दिस असाइनमेंट मॉडल। तो हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसके अंदर ये जो है टीम ऑफ ऑफिशियल्स है। यहाँ पे हमारे पास 4 टीम्स हैं ऑफिशियल्स की, जिनको हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम दिया है। और ये रीजनल टूर्नामेंट असाइनमेंट है इनकी, यानी रीजनल टूर्नामेंट है, तो ये 4 रीजन्स हैं जिनके अंदर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो प्राइमरीली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये है कि अगर ऑफिशियल ऑफ टीम 1 अगर ईस्ट रीजन के अंदर ऑफिशिएट करते हैं, उनको असाइनमेंट मिलती है, तो इसके ऊपर जो कॉस्ट होगी वो $6,600 होगी। और टीम ऑफ ऑफिशियल्स अगर जो हैं वो रीजन और टीम ऑफ ऑफिशियल्स नंबर 1 जो है वो मिड वेस्ट रीजन के अंदर जाके ऑफिशिएट करती है, तो इस पर जो कॉस्ट होगी वो $7,200 होगी। और सिमिलरली टीम ऑफ ऑफिशियल्स नंबर 1 अगर फार वेस्ट रीजन में जाती है तो उस पर कॉस्ट
6750 होगी। और सिमिलरली ये टीम अगर फोर्थ रीजन जो कि साउथ वेस्ट रीजन है यहाँ पे जाती है तो इस पे कॉस्ट जो होगी $7050 होगी। इसी तरह टीम 2, टीम 3 और टीम 4 के लिए भी हमने जो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर इनकी जाने की ऑफिशिएट करने पे खर्च आएगा वो भी हमने मेंशन किया हुआ है। अब यह है कि इनमें से जो हर एक टीम है वो किसी एक रीजन में जा सकती हैं। टोटल 4 रीजन हैं और 4 टीम्स हैं हमारे पास। तो इसलिए हम बेसिकली ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो तो हमारा एम क्या होगा असाइनमेंट मॉडल का। असाइनमेंट मॉडल का एम होगा कि हम इन 4 टीम्स को इन 4 रीजन्स में इस तरह से असाइन करें कि ये जो टोटल कॉस्ट आ रही है इस पे वो मिनिमम हो, यानी 1 को 1, 2, 3, 4 में से किसी एक रीजन में असाइन करें, 2 को भी इनमें से किसी एक रीजन में असाइन करें, सिमिलरली 3 को भी हम किसी एक रीजन में असाइन करें और 4 को भी हम किसी एक रीजन में असाइन करें और इस तरह से करें कि जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो। तो दिस इज़ बेसिकली द एम ऑफ द असाइनमेंट मॉडल कि हम असाइनमेंट भी दे रहे हैं और उस असाइनमेंट में हमने ये फाइंड करना है कि हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे कम है। सो दिस इज़ बेसिकली द मोटिवेशन दैट इफ़ यू हैव अ रीजनल टूर्नामेंट असाइनमेंट given by this table, that basically it means this model helps you find the solution of the problem so that your cost is minimum for assignment the team of official in the each region. So we can formulate this problem as an assignment model. So we let xij is equal to 1 if team I is assigned to tournament j and is equal to 0 if team I is not assigned to tournament j. तो जिस तरह के हमने कहा कि हमेशा हम xij की वैल्यू या 1 होगी या 0 होगी, तो अगर उसकी वैल्यू टीम I को हमने असाइन किया है तो 1 है और अगर नहीं किया है तो 0 है। So the formulation of this problem is given below. So this is the formulation of the given model. So our aim is to minimize the objective function z, which is 6600 x11. What is 6600? It is basically the cost of assigning team of officials 1 in the region number 1, or 7 plus 7200 plus 7200 x12. So 7200 is the cost of assigning team 1 into the region number 2. And similarly we continue and we finish with 7000 x44, which is the cost of assigning team 4 in region number 4. So subject to x11 plus x12 plus x13 plus x14 is equal to 1. क्योंकि हमने किसी एक ही रीजन में इसको असाइन करना है तो इनमें से 3 वेरिएबल्स हमारे पास 0 होंगे और एक वेरिएबल जो होगा वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा। एंड सिमिलरली वी हैव ऑल द अदर कंडीशंस। ये पहली जो 4 कंडीशंस हैं ये असाइनमेंट की कंडीशन है और आखिरी जो वाले रिसोर्सेज की कंडीशंस हैं और आखिरी जो 4 कंडीशन है ये टास्क्स की कंडीशंस है। So the constraints 1 to 4 assure that each team of officials is assigned to one tourney site only, and constraints 5 to 8 assures that each site is assigned exactly one team of officials. यानी पहली 4 जो constraints हैं वो make sure करती हैं कि हर एक team of official जो है वो किसी एक ही site को assign हुआ है, और जो constraints 5 से 8 हैं ये assure करती हैं कि हर एक site को जो है वो एक ही team of official assign हुई है। So solution methods. Assignment model can be solved using various procedures. These include total enumeration of all solutions, 0-1 programming methods, the simplex method, transportation methods, which is stepping stone, and special purpose algorithms. So these techniques are listed in an order reflecting increasing efficiency. And so one of the most popular methods is the Hungarian method. तो असाइनमेंट मॉडल को कई तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है और कई प्रोसीजर हैं। इसमें एक तो एनुमरेशन का मेथड है, 0-1 प्रोग्रामिंग मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मेथड यानी जो स्टेपिंग स्टोन मेथड है उससे भी कर सकते हैं, और
कुछ स्पेशल पर्पस एल्गोरिथम्स हैं उनसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं बेसिकली हमने इस तरह से लिखी हैं कि जैसे जैसे अगली टेक्निक आएगी तो वो मोर एफिशिएंट होगी, यानी जो सिंप्लेक्स मेथड है वो 0-1 प्रोग्रामिंग मेथड से बेहतर है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड जो है वो सिंप्लेक्स से बेहतर है, और जो स्पेशल पर्पस एल्गोरिथम है वो ट्रांसपोर्टेशन जो मेथड है, स्टेपिंग स्टोन मेथड है, उससे भी बेहतर है। तो जो सबसे पॉपुलर मेथड है उसको हम हंगेरियन मेथड कहते हैं। द हंगेरियन मेथड, देयर आर 3 स्टेप्स इन इम्प्लीमेंटिंग द मेथड। तो हंगेरियन मेथड में 3 स्टेप्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर 1, an opportunity cost table is constructed from the table of assignment costs। जो कि असाइनमेंट कॉस्ट का टेबल है उससे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। असाइनमेंट कॉस्ट टेबल जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि हर एक टीम ऑफिशियल को एक ख़ास रीजन में असाइन करने की एक कॉस्ट थी। तो दिस वाज द असाइनमेंट कॉस्ट टेबल। सो वी कंस्ट्रक्ट opportunity cost table from this assignment cost table. Number 2, it is determined whether an optimal assignment can be made। जब आप वो टेबल बना लेंगे तो आप ये फाइंड करेंगे कि ऑप्टिमल असाइनमेंट दी जा सकती है कि नहीं। सो नंबर 3, if an optimal assignment can be made, the third step involves a revision of the opportunity cost table। तो अगर ऑप्टिमल असाइनमेंट अभी दी जा सकती है तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल को फिर से रिवाइज करना है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होगी। सो लेट्स इलस्ट्रेट द एल्गोरिथम विद द फॉलोइंग एग्जांपल। सो इस एल्गोरिथम को अभी हम जो आने वाली एग्जांपल है उसके अंदर देखेंगे कि हंगेरियन मेथड में जो 3 स्टेप्स हैं इनको किस तरह से हम अप्लाई करते हैं और अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सो वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ कोर्ट scheduling। So a court administration is in the process of scheduling 4 court dockets. 4 judges are available to be assigned, 1 judge to each docket। So what actually we mean by the first statement is कि एक कोर्ट है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो 4 अदालतें लगानी चाहती है, यानी 4 मुख्तलिफ जगहों पे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको लगाना चाहती हैं। तो 4 हमारे पास टोटल स्पेसेस अवेलेबल हैं, तो हमारे पास जो जजेस नंबर ऑफ जजेस अवेलेबल हैं उन प्रोसीडिंग्स को कैरी करने के लिए वो भी 4 हैं। तो हर एक अदालत में एक जज ने बैठना है। तो एक कोर्ट है जिसमें 4 अदालतें हैं और हर अदालत में एक जज ने बैठना है। सो वी नीड टू मेक एन असाइनमेंट। सो व्हाट इज़ द फर्दर इंफॉर्मेशन? So the court administration has information regarding the type of cases on each of the dockets as well as data indicating the relative efficiency of the judges in processing different types of court cases। तो जो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि हर एक अदालत में किस टाइप का केस है उसकी भी तमाम इंफॉर्मेशन है, और उसके अलावा उनके पास हर एक जो जज उनके पास है उनकी एफिशिएंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है कि डिफरेंट टाइप के कोर्ट्स में उस जज को कितने दिन चाहिए होंगे कि वो उन दरख्वास्तों को जो कि चल रही हैं अदालत में उनको प्रोसेस कर सके। तो हेयर इज़ द टेबल विच इज़ अबाउट द फाइंडिंग द एस्टिमेटेड डेज टू क्लियर डॉकेट। ये एक टेबल है कि हर एक अदालत में जो मौजूद केसेस हैं वो हर एक जज जो है रफली कितने दिनों के अंदर ख़त्म करेगा या कितने दिनों के अंदर प्रोसेस कर सकता है। So based upon this information, the court administration has compiled the data in the above table। चूँकि इनके पास इंफॉर्मेशन है कि जो किस टाइप के केसेस हैं और जजेस का एफिशिएंसी क्या है, उसको बेस बनाते हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक टेबल बनाया है। तो बेसिकली अगर टेबल से ये पता चलता है कि अगर हमारे पास जज नंबर 1 को अदालत नंबर 1 में लगाया जाए तो उसको 14 दिन चाहिए हैं उधर के केसेस को निपटाने के लिए, और इसी जज नंबर 1 को अगर अदालत नंबर 2 में लगाया जाए तो उसको टोटल 13 दिन चाहिए होंगे तमाम केसेस को प्रोसेस करने के लिए। जज नंबर 1 को अगर अदालत नंबर 3 में लगाया जाए तो उसको 17 दिन चाहिए होंगे, और इसी तरह जज 1 को अगर अदालत नंबर 4 में लगाया जाए तो उसको 4 दिन चाहिए होंगे। सो दीज आर द
ये हमारी अदालत है और ये डेज हैं और ये हमारी जजेस हैं। So the above table shows estimates of the number of court days each judge would require in order to completely process each court docket. जैसा कि हमने कहा कि इस टेबल में हमने ये शो किया है कि हर एक अदालत में जो जज है वो रफली जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डेज़ हैं वो इतने हैं कि उसके अंदर जो केसेस हैं वो जो जज है वो इतने दिन के अंदर प्रोसेस करेगा। So the court administrator would like to assign the 4 judges so as to minimize the total number of court days needed to process all 4 dockets. तो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो 4 जजेस को इस तरह से असाइन करे कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ के अंदर ये जो तमाम केसेस हैं ये प्रोसेस हो जाएं, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कोर्ट डेज़ के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है कि 4 अदालतें काम करेंगी लेकिन कोर्ट डेज से मुराद ये है कि हर अदालत का दिन एक दिन काउंट होगा। अगर एक दिन में 4 अदालतें काम कर रही हैं तो 4 दिन काउंट होंगे। इस तरह से हमने मिनिमम टाइम फाइंड करना है जिसके अंदर वो तमाम जो केसेस हैं वो प्रोसेस हो जाएंगे 4 अदालतों के अंदर। सोल्यूशन स्टेप नंबर 1, डिटरमिन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। सबसे पहले अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल फाइंड करना है। सो फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल रिक्वायर्स 2 स्टेप्स, यानी हमें 2 स्टेप चाहिए हैं जिसकी मदद से हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल फाइंड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स इन द रो। द रिजल्टिंग टेबल इज कॉल्ड रो रिड्यूस्ड टेबल। एंड नंबर 2, identify the least cost element in each column and subtract it from all elements in the column. The resulting table is called opportunity cost table. तो 2 स्टेप में आपने opportunity cost table फाइंड करना है। पहला स्टेप ये है कि आपने हर रो के अंदर से जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको लेके उसको बाकी तमाम एलिमेंट्स में से माइनस कर लेना है, तो आपके पास जो टेबल आएगा वो रो रिड्यूस टेबल होगा। तो अब उसके बाद आपने हर कॉलम के अंदर जो लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट होगा उसको लेना है और उसको कॉलम के तमाम जो एलिमेंट्स है उस पे से माइनस कर लेना है, तो उससे जो आपके पास टेबल बनेगा वो लीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल होगा। सो दिस इज योर रो रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल। तो जस्ट टू बेसिकली हैव इंफॉर्मेशन, वी हैव द टेबल 14, 13, 17 and 14, 16, 15, 16, 15, 18, 14, 20, 17, 20, 13, 15, 18. So this was our original costs. तो हमने रो रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल बनाना है। तो हर एक रो के अंदर आपने लीस्ट एलिमेंट फाइंड करना है और उसको बाकी तमाम से माइनस कर देना है। सो दिस इज़ योर लीस्ट एलिमेंट, सो दिस वुड बी 0। यहाँ पे आपके पास आएगा 1, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, विच इज़ योर फर्स्ट रो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके रो रिड्यूस्ड कॉस्ट टेबल में आपकी फर्स्ट रो है। तो इसी तरह सेकेंड रो में जो लीस्ट एलिमेंट है वो 0 है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये आपका 0 है, ये 1 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। तो ये जो आपके पास है ये आपकी सेकेंड रो है। सो दिस इज योर रो नंबर 1 एंड दिस इज योर रो नंबर 2। सो फॉर द थर्ड द लीस्ट एलिमेंट इज 14। सो हेयर यू हैव 0, यहाँ पे आपके पास आएगा 4, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 3। तो ये आपके पास जो है आपकी रो नंबर 3 है। और इसके बाद यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट है 13 जो कि 0 है, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, यहाँ 18 माइनस 13 5 आएगा, 20 माइनस 13 7 आएगा। So this is your row number 4।
तो ये आपके पास जो मेजर कॉस्ट टेबल है उससे आपने ये रो रिड्यूस कॉस्ट टेबल फाइंड कर लिया है। सो नाउ दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल में आपने कॉलम्स में यही ऑपरेशन करना है, लेकिन अब आपने किस चीज़ के कॉलम्स पे, आपने बजाय ओरिजिनल टेबल के ये जो आपके पास रो रिड्यूस कॉस्ट टेबल है इसके कॉलम्स में आपने मिनिमम एलिमेंट फाइंड करके जो ऑपरेशन हमने लास्ट किया उसको रिपीट करना है। तो हमारा रो रिड्यूस कॉस्ट टेबल था 1010 4063 and 7025। तो यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट आपका क्या है, 1 है, तो इसको माइनस करेंगे तमाम एलिमेंट्स ऑफ दिस कॉलम 0 3 6। सो दिस इज योर कॉलम नंबर 1। यहाँ पे जो है आपका जो है लिस्ट एलिमेंट 0 ही है, तो 0 को 0 से माइनस करके आपके पास ये तमाम जो कॉलम है ये 0 आएगा। यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट आपका जो है ये 1 है, तो इसको आप माइनस करेंगे बाकी एलिमेंट से, तो आपके पास 3 0 5 और 1 जो है ये आपके पास बनेगा, जो कि आपका कॉलम नंबर 3 है। और यहाँ पे आपके पास लिस्ट नंबर 0 है, तो यही आपके पास आपका कॉलम नंबर 4 बन जाएगा, क्योंकि 0 को माइनस करने से आपके पास यही आएगा। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल। सो नाउ यू हैव स्टेप नंबर 2। Step number 2 is determine whether an optimal assignment can be made। अब हमने इस टेबल से फाइंड करना है कि ऑप्टिमल असाइनमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, draw the straight lines horizontally and vertically through opportunity cost table in such a way as to minimize the number of lines necessary to cover all 0 entries। तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगानी है इस तरह से कि कम से कम लाइंस के अंदर जो तमाम 0 एंट्रीज हैं वो कवर हो जाएं इस टेबल में। तो हमने वो कम से कम नंबर ऑफ लाइंस लगानी है जिससे तमाम 0 एंट्रीज जो हैं ये कवर हो जाएं। वो लाइंस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वो लाइन वर्टिकल भी हो सकती है। सो इफ़ नंबर ऑफ लाइंस इक्वल्स ईदर द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल एन ऑप्टिमल सोल्यूशन कैन बी फाउंड। तो अगर आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं या तो रोज़ या कॉलम्स इनमें से किसी एक के बराबर आ जाएं तो ऑप्टिमल सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल मस्ट बी रीविजिटेड। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल है उसको रीविजिट करना होगा। तो इस टेबल के अंदर आप किस तरह से लाइन लगा सकते हैं कि तमाम 0 कवर हो जाए। एक ये लाइन है और इन दोनों 0 को कवर करने के लिए आप एक ये लाइन लगा सकते हैं जो कि 2 है, और एक ये लाइन है। सो यू कैन द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस विच आर रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द जीरोज इन द टेबल, यानी वो कम से कम लाइंस जो कि तमाम जीरोज को कवर कर लें वो 3 है, क्योंकि आपको कम से कम 3 लाइंस चाहिए। इवन दो कि हम 4 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये भी और ये भी 6 लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमने कम से कम लाइंस फाइंड करनी है। सो द नेक्स्ट टेबल शोज that we need, here we have minimum number of lines to cover all zeros in the given table is 3. So the number of lines is 3, which is not equal to number of rows or columns. So optimal assignment cannot be made. तो ऑप्टिमल असाइनमेंट हम यहाँ पे नहीं दे सकते। So now we move to the step number 3. So step number 3 is revise the opportunity cost table. तो किस तरह से रिवाइज करेंगे, इसमें 2 स्टेप हैं। आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेबल नॉट कवर्ड बाय स्ट्रेट लाइंस। Subtract this number from all numbers not covered by straight lines
and add this number to all numbers lying at the intersection of any two lines। तो वो तमाम नंबर्स जो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं उनमें से आपने सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो उस छोटे नंबर को आपने वो तमाम नंबर्स जो कि कवर नहीं हो रहे हैं उनसे माइनस करना है और वो तमाम नंबर्स जो कि लाइन के इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं उनमें ऐड करना है। यानी इस टेबल में हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है ये 1 है और इसको हमने ये जो नंबर्स हैं 3, 5, 3, 5 और 6 इनसे हमने इसको माइनस करना है और इन लाइंस के इंटरसेक्शन पे हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, एक इस लाइन के इंटरसेक्शन पे ये 0 आ रहा है और इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पे ये 0 आ रहा है, तो उसके अंदर हमने इस नंबर 1 को ऐड करना है। सो डूइंग दिस वी विल गेट 1 here, 1 here, 4 here, 2 here, 2 here, 5 here and 4 here. So in our new table we have all these values. So this is the revised opportunity cost table. तो अब ये जो है हमारा नया opportunity cost table है। So now we are again moving to step number 2. So now we determine whether an optimal assignment can be made. So now we see that the number of lines are equal to the number of rows and columns. तो optimal assignment find हो सकती है। And you must remember कि जो number of lines 4 हैं वो क्या है? So these are the minimum number of lines needed to cover all the zeros in the table. ये आपके पास revised table आ गया, तो इस revised table में आपने वो minimum number of lines find करनी है। तो primarily आपको जो revised table था वो था 0, 1, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 4, 2 और 5, 0, 0, 4। तो तमाम ज़ीरोस को कवर करने के लिए एक आपके पास ये लाइन है एंड यू ऑल्सो नीड दिस लाइन, you need this line and you also need this line. So you need 4 lines to cover all the zeros. So now the number of lines, so it means कि number of lines equal to number of rows और columns। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, जो नंबर ऑफ लाइंस नीडेड टू कवर ऑल द zeros in the tables are equal to the number of rows or columns. So it means कि optimal solution can be found. So optimal assignment यानी कि की जा सकती है। So the number of lines are greater than equal to number of rows, optimal assignment is possible. So how to make optimal assignment? अब हमने optimal assignment तो हमारे पास possible है, लेकिन किस तरह से हम optimal assignment करेंगे इस टेबल को देखते हुए? So there are 2 steps. Number 1, select a row or column in which there is only 1 0 and make an assignment to that cell. Cross out that row and column and repeat step 1. So these are basically 2 steps. तो आपने वो रो या कॉलम सेलेक्ट करने हैं जिसके अंदर आपके पास 1 0 है, तो और आपने उस सेल को जो है बेसिकली असाइनमेंट दे देनी है। So now this is your table where we are making optimal assignments. तो आपने इस टेबल में से वो रो या कॉलम फाइंड करना है जिसमें सिर्फ 1 0 है। So we have basically 2 options. एक ऑप्शन तो कॉलम नंबर 4 है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ 1 0 है। एक ऑप्शन आपके पास जो है वो रो नंबर 1 है जिसके अंदर आपके पास 1 0 है। सो यू कैन चूज ईदर ऑफ दीज 2 ऑप्शंस। सो लेट्स चूज दिस रो नंबर 1। तो क्या किया है कि हमने इस सेल को जो है वो असाइनमेंट दे दी है। इट मीन्स कि हमने जज 1 को जो है वो डॉकेट 1 में असाइन कर दिया है। हैज़ बीन असाइंड टू docket 1. So the number of days, if you look back at our original table, is 14. So what we do in step 2, cross out the row and column and repeat step 1. तो जिस रो और कॉलम में हमारे पास 0 है उसको हम क्रॉस आउट कर लेंगे
which is this row and this column. And now basically we repeat step number 1, यानी आपने वो रो या कॉलम फाइंड करना है जिसके अंदर एक ही ज़ीरो है, तो वो आपके पास जो ऑप्शन है वो है कॉलम नंबर 4. सो दिस इज़, तो इस सेल को आप असाइनमेंट दे देंगे. इट मीन्स कि आपने जज 2 को जो है वो डॉकेट 4 में असाइन कर दिया है. So there are number of days which are 15 if you look at our original table. So now we cross out this row and column. So now in the remaining we have to find a row or column which has only 1 0. So we have two options. हम row 3 को भी ले सकते हैं या हम column number 3 को भी ले सकते हैं. Either of them won't make any difference to the final answer. So let's say we consider a 0 in row number 3. So we make an assignment to this, which means कि judge number 3 को, इस सेल को हम असाइनमेंट देते हैं. हमने डॉकेट नंबर 2 असाइन की है. So we cross out this row and column. So eventually we are left with the only 1 0 which is in cell 4 3. So judge 4 को हमने जो है वो डॉकेट 3 में असाइनमेंट दे दी है. So judge 3 in docket 2 takes 14 days and judge 4 in docket 3 takes 15 days. So this is your optimal solution. So the total number of court days in this solutions are 58, which is basically the minimum number of court days required. तो अगर आप जज 1 को डॉकेट 1, जज 2 को डॉकेट 4, जज 3 को डॉकेट 2 और जज 4 को डॉकेट 3 में असाइन करेंगे तो आपके पास जो है मिनिमम नंबर ऑफ कोर्ट डेज के अंदर तमाम केस जो है वो प्रोसेस हो जाएंगे. So this was the solution of the assignment model. So this slide basically explains what we just done. So we select a row or column in which there is only 1 0. So we make an assignment to that cell. So हम उस cell में assignment करते हैं. So there is only 1 0 in column 4. The first assignment is judge 2 to docket 4. यानी आप judge 2 को docket 4 में assign कर सकते हैं या फिर जज 1 को जो है वो डॉकेट 1 में. तो चूँकि हम उस कॉलम और उस जो रो है उसको क्रॉसिंग करते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई फर्दर असाइनमेंट हम कर नहीं सकते. जैसे कि हमने इस टेबल में पहले क्रॉस किया था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, इवन दो कि हम इसको भी ले सकते थे. इन एक्सप्लेनेशन मैंने इसको लिखा है बट इट डजेंट मैटर, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं. तो अगर हम इसको भी लेते तो हम रिमूव करते रो नंबर 2 को और कॉलम नंबर 4 को. चूँकि हम फर्दर असाइनमेंट नहीं कर सकते, दैट्स वाई वी जस्ट रिमूव दिस रो एंड कॉलम. सो उसके बाद वी रिपीट ऑल द स्टेप्स. अगेन फाइंड द रो और कॉलम इन विच देयर इज ओनली 1 0 एंड रिपीट द स्टेप्स अबव. So continue until all judges are assigned to respective dockets. So that's what we did in the last example. So we at the end summarize the Hungarian method. So in step 1 we determine the opportunity cost table. So there are two parts of it. Part A is determine the row reduced cost table by subtracting the least cost element in each row from all elements in the same row. And part B, using the row reduced cost table, identify the least cost element in each column and subtract from all elements in that column. उसके बाद हम step 2 पे जाते हैं. Determine whether or not an optimal assignment can be made. यानी उसके बाद step 2 में हम find करते हैं कि optimal assignment दी जा सकती है कि नहीं. तो उसके लिए क्या करते हैं,
we draw the minimum number of straight lines necessary to cover all 0 elements in the opportunity cost table. If the number of straight lines is less than the number of rows or columns in the table, the optimal assignment cannot be made. So we go to step number 3. And if the number of straight lines equals the number of rows columns, the optimal assignment can be identified. तो उसके लिए अगर हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड हैं तमाम जो 0 एलिमेंट्स को कवर करने के लिए वो लेस देन द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो, तो हमारे पास जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया है और ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं कर सकते हम स्टेप 3 पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ मिनिमम रोज और मिनिमम लाइंस रिक्वायर्ड टू cover all the zeros in the table are equal to the number of rows or columns, and the optimal assignment can be identified, जो कि हमने किया last example में। So at step number 3, revise the opportunity cost table, यानी अगर आपके पास ऑप्टिमल असाइनमेंट आप नहीं कर सकते तो आप स्टेप 3 पे जाएंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल को रिफाइन करेंगे और रिवाइज करेंगे। उसमें क्या करेंगे, यू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल नॉट कवर्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन ने कवर ना किया हो। उसके साथ आपने बेसिकली यू हैव टू यूज इट इन 2 ways। नंबर 1, सबट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम एवरी एलिमेंट नॉट कवर्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो उसको उन तमाम एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करें जो कि स्ट्रेट लाइन से कवर नहीं है। एंड नंबर बी पार्ट इज एड दिस एलिमेंट टू एनी एलिमेंट्स फाउंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। तो कोई भी एलिमेंट जो अगर 2 लाइंस के इंटरसेक्शन पे आ रहा है तो उसमें आप इसको ऐड कर दें। एंड सी, गो टू स्टेप 2, दैट इज डिटरमिन वेदर एन ऑप्टिमल solution can be assigned in the step or not. The Hungarian method can be used when the objective function is to be maximized. यानी Hungarian method को maximization की problem में भी use कर सकते हैं। 2 alternative approaches can be used in this situation. The signs on the objective function coefficients can be changed and the objective function can be minimized, or opportunity cost can be determined by subtracting the largest element, that is the profit, in a row or column rather than the smallest element. So this was basically all about the today's lecture, which was the assignment model and its solution. So we briefly review that today we covered section 12.3 and we finished the chapter number 12. So what we studied is that we studied the general form and assumptions of assignment model. उसके बाद हमने methods of solution to assignment model स्टडी किया और आखिर में हमने हंगेरियन मेथड से किस तरह से उस असाइनमेंट मॉडल को सॉल्व करते हैं वो भी हमने स्टडी किया। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द कैलकुलस विच विल बी फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 टू चैप्टर नंबर 20। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने हंगेरियन मेथड को यूज़ करके असाइनमेंट मॉडल और उसके सोल्यूशन को समझा होगा, असाइनमेंट मॉडल की असम्पशंस को समझा होगा और उसकी जनरल फॉर्म को समझा होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफिज़।